हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पूजा। जो हमारे पिछले वीडियो में रहते थे जोलॉजी 2021 की क्वेश्चंस, जो 2021 का पेपर था जोलॉजी का, अभी उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो जोलॉजी के कंप्लीट करते हैं। 25 क्वेश्चन जो हैं वो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो, अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया हुआ है। तो उसके आगे क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ द टेनिया सोलियम, कि कौन सा ऐसा करैक्टर है नीचे बताए हुए में से जो कि टेनिया सोलियम का नहीं है। अभी टेनिया सोलियम क्या होता है? टेनिया सोलियम जो है ये एनिलिड कैटेगरी में आता है, वॉर्म होता है एक तरह का, ठीक है। वॉर्म जो हैं ये जैसे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो चले जाते हैं, ये वो है, ठीक है, टेनिया सोलियम। तो टेनियसिस इससे हो जाती है बीमारी। टेनिया सोलियम में कौन सा करेक्टर नहीं? फर्स्ट है एपोलिसिस, APOLYSIS, एपोलिसिस, यहाँ पे वाई आना था तो वो मिसिंग हो गया टाइप करते टाइम। आगे है प्रोग्लोटिस एंड 3 है मेटामेरिज्म सी एंड 4th है स्कॉलेक्स। तो इसमें टेनिया सोलियम में क्या नहीं होता है? एपोलिसिस भी होती है, ठीक है, प्रोग्लोटिस भी होती है, स्कॉलेक्स भी होता है, बट मेटामेरिज्म नहीं होता। यानी कि ये एनिलिड कैटेगरी में जो आते हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, ये वो हम कुछ इस तरह के ऐसे करके कुछ होते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी सीधी सीधी होती है, इनमें कोई भी सेगमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैरिज्म इसमें नहीं है, ठीक है। आगे है सी ऑप्शन। उसके बाद मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक WBC सेल्स आर, कौन से ऐसे WBC वाइट ब्लड सेल्स कौन से ऐसे हैं जो कि एक्टिव फैगोसाइटिक होते हैं? एक्टिव फैगोसाइटिक सेल हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट का मतलब क्या होता है? जो सेल है वो किसी दूसरे जर्म सेल को खा जाए, एंगल्फ कर जाए, ठीक है, उसको मार दे, उसको बोलते हैं फैगोसाइट, ठीक है। बॉडी में इन्फेक्शन को खत्म करने का जो काम करते हैं वो दैट इज फैगोसाइट, ठीक है। क्या करके? जर्म को खा लेते हैं वो। तो इसमें एसिनोफिल लिम्फोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड अर्सिनोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजीज हैं। तो कौन से हैं इनमें? देखो WBC के दो टाइप पढ़े थे हमने, एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, है ना। इनमें आते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये 5 टाइप के इनके सेल्स होते हैं, ठीक है, WBC के आगे। तो WBC में जो हमारा ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं, मतलब बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का सबसे ज़्यादा काम ये करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट है हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन किसके थ्रू सिक्रेट होती है? हिस्टामिन क्या है? ये एक मतलब एक तरह का केमिकल ही होता है, ठीक है, जो रिलीज होता है बॉडी से जब कि बॉडी एलर्जी को लेके मतलब फंक्शन करती है। जब कोई एलर्जी हो तो उस टाइम पे जैसे इवन छींकें आनी शुरू हो जाती हैं अचानक से, है ना, डस्ट की वजह से, अगर जिसको डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट की वजह से छींकें आने लगती हैं, है ना, स्नीजिंग होने लगती है। तो उस टाइम पे जो जो भी रिएक्शन होता है वो इसी हिस्टामिन की वजह से होता है। तो ये कौन से सेल से सिक्रेट होता है? लिवर सेल से, मास्ट सेल से, नर्व सेल से, कि किडनी से? तो ये मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। मास्ट सेल जो होता है ये 3 तरह के केमिकल को रिलीज करता है, जैसे हिस्टामिन हो गया, हेपरिन भी इसी मास्ट सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? किसके थ्रू स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी वो कंट्रोल की जाती हैं? सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू, सोमैटिक नर्व्स के थ्रू, कि ऑटोनॉमिक नर्व्स के थ्रू? देखो अभी हमने जब नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ा था, ब्रेन स्पाइनल कोड के बारे में, तभी हमने 2 तरह के वो पढ़े थे कि एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाती है, ठीक है। जो PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें सारी नर्व्स आती हैं। नर्व्स में कौन से 2 टाइप इसके डाले गए थे? एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS और SNS, ठीक है। तो इसमें से ये वाला जो नर्व्स का पार्ट होता है SNS होता है, ये वाली हमारी स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, SNS। यानी कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है तो उसमें कौन सी आती है? सोमैटिक नर्व्स आती है ना, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, ठीक है, सोमैटिक नर्व्स आना है इसका। देन है जो ANS है वो स्मूथ मसल्स को, जैसे जो कार्डियक मसल्स वगैरह होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा हुआ है? स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल यानी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने के लिए सोमैटिक नर्व्स होती हैं। देन आता है हैवर्शियन लैमिले आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन, हैवर्शियन लैमिले कहाँ पे पाया जाता है? ये जो हैवर्शियन लैमिले होते हैं कहाँ पे ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? आपके हेलाइन कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है, फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है, बोन्स के अंदर, के माइलिन शीथ के अंदर पाया जाता है? देखो
इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी, ठीक है। बोन के अंदर हैवर्शियन कैनाल पाया जाता है। तो बोन्स जो होती हैं, ठीक है, जो बोन्स होती हैं ना, इनके इस हिस्से में, ये वाले जो है बोन मैरो वाला हिस्सा जो होता है ना, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं, तो यहाँ इस एरिया में हैवर्शियन लैमेले, हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? बोन का पार्ट है। तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है, अर्थवॉर्म्स आर हर्मैफ्रोडाइट एंड रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय, कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो तो हर्मैफ्रोडाइट है, मतलब हर्मैफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसी के अंदर मेल पार्ट है, ठीक है, उसी के अंदर मेल पार्ट है, मेल ऑर्गन, उसी के अंदर ये फीमेल ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड द हर्मैफ्रोडाइट। सो हर्मैफ्रोडाइट है अर्थवॉर्म, फिर भी कहते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? हर्मैफ्रोडाइट होने के बाद इनमें रिप्रोडक्शन कौन सी होगी? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, कि सारे हो सकते हैं इसमें? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। उसका रीज़न है, अभी आप कह सकते हो कि जो अर्थवॉर्म है उसमें मेल और फीमेल तो दोनों एक ही पार्ट के अंदर है, तो खुद से फर्टिलाइज क्यों नहीं करते? सेल्फ फर्टिलाइज होनी चाहिए, है ना, फर्टिलाइजेशन, बट ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि मान लो ये मेल के स्पर्म है, सॉरी ये फीमेल का ओवम है, ये मान लो इस अर्थवॉर्म के स्पर्म है, ठीक है, ये दूसरा है, दूसरे अर्थवॉर्म का है स्पर्म और ओवम, ठीक है। तो अभी देखो, अगर तो ये खुद में ही फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो इनके जीन्स वगैरह सेम हैं, तो कोई इसमें वेरिएशन के चांसेस ही नहीं है, है ना। तो वेरिएशन होना ज़रूरी होता है, इसीलिए एक अर्थवॉर्म के जो स्पर्म होते हैं वो किसी दूसरे अर्थवॉर्म के ओवम के साथ फ्यूज़ करते हैं, और किसी दूसरे और इसी के जो ओवम है वो किसी दूसरे के स्पर्म के साथ अर्थवॉर्म के स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो इसमें वेरिएशन के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसकी आएगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं ये, ठीक है, बी ऑप्शन आएगी। 32 है, इन अर्थवॉर्म सीटे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट, कि जो अर्थवॉर्म होता है ना उसमें सीटे प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा ना कि जब हमने वो इनके बारे में पढ़ा था फाइलम के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि अर्थवॉर्म में सीटें प्रेजेंट होती हैं, है ना, पर कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे सीटें नहीं हैं? ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी बॉडी में सीटें हों, कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सीटें नहीं होते, तो कौन सी हैं? फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट। अब देखो अर्थवॉर्म जो होता है ना इसमें ट्रू मेटामेरिज्म होता है, ठीक है, मतलब इसकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी को इंटरनली एक्सटर्नली सेगमेंट्स ने डिवाइड किया होता है। तो फर्स्ट लास्ट सेगमेंट में नहीं है सीटें। फर्स्ट और क्लेटलम पार्ट जो होता है इनका, देखो जो अर्थवॉर्म होता है ना वो ऐसे पतला सा, फिर ऐसे करके का कुछ स्ट्रक्चर इसमें होता है, ठीक है, मैंने तो थोड़ा दूर बना दिया, ये यहाँ तक इतना ही अर्थवॉर्म ले लो, तो उसके पास का यहाँ का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा उभरा सा, उसको हम बोलते हैं क्लेटलम, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट सेगमेंट, फर्स्ट एंड क्लेटलम पार्ट में, यहाँ पे मैं एम डालना भूल गई, सॉरी, तो फर्स्ट और क्लेटलम पार्ट में, फिर है फर्स्ट सेगमेंट अकेले में नहीं होते, या फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेगमेंट, क्लेटलम और लास्ट सेगमेंट, इनमें जो है वो सीटें नहीं होती। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, कि जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, लास्ट सेगमेंट होता है, उसके साथ साथ जो क्लिटलम पार्ट होता है ना, इन तीनों में सेगमेंट जो हैं, सॉरी इन जो सीटें हैं वो नहीं होती हैं, बाकी पूरी बॉडी में सीटें प्रेजेंट होती हैं, हर एक सेगमेंट के साथ सीटें हैं, फर्स्ट क्लिटलम है एंड लास्ट में नहीं है, तो इसका लास्ट सेगमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से हम किस फीचर के थ्रू अलग बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल कॉकरोच है? सो प्रेजेंस ऑफ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम ऑन द एब्डोमिनल सेगमेंट, कि जो इनका एब्डोमिनल पार्ट, कॉकरोच होता है ना, मान लो कॉकरोच, अभी मैं मेरे से तो थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब जो कॉकरोच होता है ना, तो कॉकरोच के जो जी नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड पे, ठीक है, तो इसका जो स्टर्नम है वो नीचे है, कहते हैं जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है ना वहाँ पे इसका बोर्ड शेप स्टर्नम बना होता है, उसकी वजह से मेल फीमेल को अलग किया जा सकता है कि मेल में है वो फीमेल में नहीं है, ठीक है। या फोर विंग्स विद डार्कर टैगमिना की जो इनके फोर विंग्स होते हैं उसमें डार्कर टैगमिना बना होता है, या प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल, ठीक है, कि वो मेल में है फीमेल में नहीं है। फोर्थ है कि प्रेजेंस ऑफ एनल सर्की, एनल पार्ट जो है एनल सर्की है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब इनमें एनल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहते हैं इनमें से कौन सा फीचर है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वो मेल अलग है फीमेल अलग है? तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी, ठीक है। जो 9th पार्ट होता है ना कॉकरोच का, 9th वाला कुछ एक सेगमेंट टाइप हिस्सा होता है, तो वहाँ पे ये कॉडल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं मेल में, बट फीमेल में नहीं होते हैं, ठीक है, मेल में ये प्रेजेंट होते हैं बट फीमेल में नहीं होते। इसके अलावा इसीलिए इसकी ऑप्शन सी आनी है, ठीक है, क्योंकि एनल सर्की, डार्कर टैगमिना और ये बोर्ड शेप स्टर्नम, ये मेल फीमेल दोनों में है, तो वहाँ से तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते ना, जस्ट कॉडल स्टाइल मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम एंड पोटाशियम पंप इज एसोसिएटेड विद, सोडियम पोटाशियम पंप का क्या किसके साथ रिलेशन होता है? सोडियम पोटाशियम पंप जो है प्लांट सिस्टम, सॉरी प्लांट्स के साथ रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओस्मोसिस के इम्बाइबेशन,
किन में ये पोटेशियम सोडियम पंप काम करता है? देखो जो तो होती है डिफ्यूजन सॉरी इम्बाइबेशन, उसमें तो इसका कोई रोल ही नहीं है ना। इम्बाइबेशन का मतलब जब कोई जो सीड है ये ड्राई प्लांट पार्ट होता है उसको वाटर मिले, वो वाटर को या पेपर्स को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाए, दैट इज कॉल्ड द इम्बाइबेशन। तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप ही नहीं काम करेगा, ऑस्मोसिस में भी नहीं काम करेगा, उसमें तो जस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं होता है। इसके ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हर एक सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देती, तो इसलिए एक चैनल क्रिएट होता है, प्रोटीन चैनल, ठीक है। उसी में से जो कोई भी और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर कर सकते हैं, बट उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस चैनल को एनर्जी चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ ला सके इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें एनर्जी खर्च होती है। एटीपी जो है, एटीपीएज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से एटीपी की एनर्जी ब्रेक होती है और वही एटीपी ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड उसी एनर्जी की हेल्प से जो ये मॉलिक्यूल होते हैं वो इसी चैनल के थ्रू एंटर करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, ठीक है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो बी ऑप्शन आनी है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन है ग्लाइकोकेलेक्स इज एसोसिएटेड विद, ग्लाइकोकेलेक्स कहाँ पे होता है, किसके साथ रिलेटेड है? न्यूक्लियोलस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है? तो जो ग्लाइकोकेलेक्स होता है, ग्लाइकोजन वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, कॉम्पोजिशन से बना होता है ग्लाइकोकेलेक्स जो है, तो ग्लाइकोकेलेक्स किस में प्रेजेंट है? इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, होती है उसका हिस्सा होता है ये, ठीक है, उसमें ही प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकेलेक्स, तो इसके ऑप्शन ऑप्शन बी आनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अडल्ट ह्यूमन, जो अडल्ट ह्यूमन है ना, उसमें कौन सा ऑर्गन जो है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है? थाइमस है, लिवर है, थायराइड है कि पैंक्रियास है? सिंपल सा है, इसमें लिवर को माना जाता है, ठीक है, लिवर को हम लार्जेस्ट ऑर्गन मानते हैं एडल्ट में, तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन 2 बी लिवर, ठीक है। बट अगर हमें एडल्ट की यहाँ पे छोटे बच्चे का इन्फेंट का पूछा जाए या चाइल्ड का पूछा जाए तो उसमें कौन सा आएगा? उसमें लार्जेस्ट ऑर्गन होता है थाइमस, ठीक है। अगर तो बच्चों का पूछें, क्योंकि बर्थ के टाइम पे थाइमस ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम मैच्योर होते जाते हैं ना, वैसे वैसे थाइमस का साइज कम होता जाता है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है एक तरह का, ठीक है। तो फिलहाल की क्वेश्चन एडल्ट ह्यूमन का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड द लिवर, बी ऑप्शन। फिर है 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन विच इज इन द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, कि हमारे फूड कंपोनेंट में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्टमक तक बिना डाइजेस्ट हुए टोटली अनडाइजेस्टेड पहुंचते हैं, मतलब पहले कभी कहीं पे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के माउथ से लेके स्टमक तक के आते पार्ट में कहीं पे भी वो डाइजेस्ट ही नहीं हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो हम तो पढ़ते हैं कि आधी डाइजेशन तो हमारी माउथ में ही हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं वही फूड की आधी डाइजेशन कर देते हैं, तो फिर भी कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कंपोनेंट है जो अनडाइजेस्टेड ही स्टमक तक गया, स्टमक ही उसको आगे डाइजेस्ट करेगी कुछ भी, है ना। तो प्रोटीन और स्टार्च ऐसे होती है, स्टार्च और फैट होती है, फैट और सेलुलोज होती है कि स्टार्च और सेलुलोज होती है? देखो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, ठीक है। उसका रीज़न है प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो ही जाता है ना आसानी से, इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टार्च भी धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो ही जाती है। तो जो अभी ये फैट है, ठीक है, फैट जो होती है ये थोड़ी हार्ड होती है, जल्दी मतलब ब्रेक नहीं होती, तो फैट जो है पहले वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, मतलब फैट ड्रॉपलेट्स बनते हैं उसके, ठीक है, इमल्सीफाई होती है पहले फैट, देन वो स्टमक में जाके ही ये मतलब डाइजेस्ट होनी शुरू होती है, उससे पहले ही कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होती है, स्टमक में जाके फैट डाइजेस्ट होना शुरू करती है, तो मतलब स्टमक तक ये अनडाइजेस्टेड ही पहुंची, ठीक है, फैट साथ में सेलुलोज, अभी सेलुलोज तो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होएगी ही नहीं। उसका रीज़न क्या है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम जो होता है ना, वो सेलुलेज एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो घास नहीं ना खा सकते, क्यों? क्योंकि घास में सेलुलोज होती है, ग्रास वगैरह सेलुलोज होती है ज़्यादातर, है ना। तो सेलुलोज जो है उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी तो बॉडी में होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं है ना, सेलुलोज एंजाइम ह्यूमन में होता ही नहीं है, वो तो काऊ वगैरह जो बुफेलोज वगैरह होते हैं उनमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी अनडाइजेस्टेड ही जाता है, तो इसके ऑप्शन आएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फैट इज अ कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम, फैड जो है FAD जो है ये एक कोएंजाइम है, कहाँ से डिराइव होता है ये? थायमाइन से, राइबोफ्लेविन से, विटामिन B12 से या नाइसिन से? तो इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। जो ये एंजाइम FAD होता है ना, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसको कंप्लीट होने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है एग्रीगेट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो ओके, यहाँ पे जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में, जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना, इलियम पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट पढ़ते हैं हम, कि वो होती है डिओडेनम, जेजुनम और इलियम होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे जो सेल्स की वॉल बनी होती है ना, उसमें लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पियर पैचेस, ठीक है, विलाए, पियर पैचेस, रॉग और कोरॉइड लेयर, कोरॉइड प्लक्सिस, तो उसमें से आनी है पियर पैचेस, ठीक है, पियर पैचेस प्रेजेंट होते हैं इसमें लिम्फोइड टिश्यूज के, तो इसको हम जो है वो लिम्फोइड नोड्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लिवर? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे लिवर में अंदर, लिवर के अंदर बनता है? विटामिन ए, डी, सी या के? सो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी में लिवर के अंदर येलो और रेड कैरोटिनॉइड्स के साथ, ठीक है, रेड एंड येलो कैरोटिनॉइड्स की हेल्प से, ठीक है, बनता है, ठीक है, विटामिन ए जो आइस के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो उसके बाद है फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोजा सेल ऑफ द इंटेस्टाइन बाय प्रोसेस ऑफ कॉल्ड, कि जब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, चलो इंटेस्टाइन ही कह लो, तो जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजा सेल्स होती है ना, उनके थ्रू ब्लड में फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेट डिफ्यूजन बोलेंगे? तो इसमें फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है असल में, ठीक है, पेपर में ही ऐसे लिखा हुआ था, बट डिफ्यूजन असल में मेन हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि देखो जब बॉडी में सुक्रोज जाती है, ठीक है, सुक्रोज जो होती है ये डाइसेक्राइड है, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाइसेक्राइड होते हैं, जब ये बॉडी में जाते हैं ना तो ये ब्रेक होते हैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के लिए, तो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना देते हैं, एक बनाते हैं फ्रक्टोज का, ठीक है, ग्लूकोज तो आसानी से बॉडी में यूज हो जाती है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में, तो जो फ्रक्टोज है अभी, ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब ये एब्जॉर्प्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, विच सेल्स ऑफ द क्रिप्स ऑफ द लाइबर्कन सिक्रीट्स द एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम, के जो क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन होता है, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन अभी क्या है? ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट, सॉरी कॉलन पार्ट के पास आई थिंक प्रेजेंट होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये होता ही है, ठीक है, तो कुछ हिस्से के लार्ज इंटेस्टाइन में, अदरवाइज ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन। तो कहते हैं ये एंटी माइक्रोबियल लाइसोसोम्स को सिक्रीट करती हैं। तो क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन जो होती हैं इसके कौन से सेल ऐसे हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम को सिक्रीट करेंगे, ठीक है, ताकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन में रोक दे, खत्म कर दे, ठीक है, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे बॉडी के अंदर। तो आर्गेनेफरिन, आर्गेनेफ्रिन सेल्स, पैनिथ सेल्स, जाइमोजन सेल्स या कफर सेल्स, किन के थ्रू होती हैं? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, जो पैनिथ सेल्स होती हैं ना वही एंटी माइक्रोबियल लाइसोसोम को सिक्रीट करते हैं, सो ऑप्शन बी, ठीक है, पैनिथ सेल्स। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन? वैसे तो सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, सांस कैसे लेते हैं, कोई ऑर्गन होगा तभी तो रेस्पिरेशन होगी ना, बट कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं फिर भी वो रेस्पिरेशन कर लेता है? तो फिश है, फ्रॉग है, कॉकरोच है कि अर्थवॉर्म है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, अर्थवॉर्म। देखो फिशेस में तो गिल्स वगैरह होते हैं, फ्रॉग्स में तो स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, ज़मीन पे है, पानी में गिल्स के थ्रू सांस ले लेता है, कॉकरोच में भी वो गिल स्लिट्स टाइप पार्ट होता है ना सांस लेने के लिए, बट अर्थवॉर्म जो है इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ना लंग्स हैं, ना गिल्स हैं, ना बुक गिल्स हैं, ना बुक लंग्स हैं, कुछ भी नहीं है, ये स्किन के थ्रू सांस लेता है, इसमें कोटेनियस रेस्पिरेशन होती है, स्किन ही काम करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, क्योंकि कोई और ऑर्गन तो है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए स्किन के थ्रू सांस लेते हैं अर्थवॉर्म, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? देखो रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब, रेजिड्यू का मतलब होता है बच जाना, ठीक है, जब हम सांस जोर से फोर्सिबली एक्सपायर करते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं ना, तो उस दौरान ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एयर होती है, वो बाहर निकल जाती है, पर फिर भी हमारे जो कार्टिलेज होता है ना, जो हमारा ये पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, इसमें कुछ हद तक एयर रहती है, चाहे जितना मर्जी फोर्सफुली एक्सपीरेशन कर लो, थोड़ी बहुत एयर तो अंदर रह ही जाएगी। अभी हमने पढ़ा था ना कि कोलैप्स नहीं करती इसके पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, क्यों? क्योंकि कुछ एयर फिर भी रह जाती है, ठीक है, तो उस बची हुई एयर को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये क्या है? लेस देन टाइडल वॉल्यूम होता है, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी होता है, कि ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम होता है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब हम जब नॉर्मली एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं, मतलब नॉर्मली सांस छोड़ते हैं या लेते हैं, उस दौरान जो एयर हमारी बॉडी में होती है ना,
प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। बट जो रेजिडुअल वॉल्यूम है अभी हमेशा ये कितना होता है, जो टाइडल वॉल्यूम है ना ये 1.5 लीटर के पास होती है, जबकि जो ये रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हमेशा इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, सो इसके ऑप्शन आने ऑप्शन डी, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन, हैमबर्गर शिफ्ट इज ऑल्सो कोल्ड, यहाँ पे ऑल्सो ना ALSO, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कि हैमबर्गर शिफ्ट जो होती है उसको हम और क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट, पोटेशियम शिफ्ट की, ऑल ऑफ दीज। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्यों, हैमबर्गर शिफ्ट में क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, जैसे रेस्पिरेशन में ही जब ये ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है, तो वहाँ से जो सेल्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, साथ में बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन होते हैं। अभी जब वो ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, वो अगर उसने छोड़नी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ तो थोड़ा बहुत और भी चाहिए ना, इसीलिए जो क्लोराइड आयन है वो शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैमबर्गर शिफ्ट। तो हैमबर्गर शिफ्ट में क्लोराइड आयन शिफ्ट होके वो रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट है द अर्ज ऑफ इनहेल इन ह्यूमन, मतलब अर्ज कैसे फील होती है इनहेल करने की, हाँ कि हमें और ऑक्सीजन अंदर चाहिए, हमें और ज़्यादा एयर अंदर की तरफ चाहिए, इनहेल करना है, सांस अंदर लेनी है हमें। तो ह्यूमन में ये कहाँ से ऐसे फील होता है उसको, क्योंकि राइजिंग होता है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जो ये ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है। ठीक है, या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है, किसकी वजह से ऐसे फील होता है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, राइजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है उस टाइम पे जो ये ऑक्सीजन लेवल है वो तो कम होता ही है, साथ में जो हाइड्रोजन आयन है वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन वगैरह भी बढ़े हुए होते हैं, तो इसीलिए जो हमारा मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर है ना वो एक्टिव हो जाता है, और वो सिग्नल जनरेट करता है कि और जो ऑक्सीजन है और एयर है वो बॉडी के अंदर आनी चाहिए, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है बाहर निकल सके और बॉडी के सेल्स नॉर्मली फंक्शन कर सकें। इसीलिए क्या होता है, रिप्लेसमेंट ये इनहेल करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, राइज कर गया, बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैगोसाइटिक, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो फैगोसाइटिक नहीं हैं। ठीक है, पहले हमने एक्टिव फैगोसाइटिक बोला था, अभी हमने क्या पढ़ना है कि जो फैगोसाइटिक नहीं है वो बोलनी है। मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, मास्ट सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। तो इसमें से आना लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये फैगोसाइटिक नहीं होते। ठीक है, लिम्फोसाइट्स ऐसे टिश्यूज ऐसे सेल्स हैं जो कि फैगोसाइटिक नहीं होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोटैलिज्म अकर्स इन यूरिकोटैलिज्म, सॉरी 49th क्वेश्चन है, यूरिकोटैलिज्म अकर इन, यूरिकोटैलिज्म किस में होता है, यूरिकोटैलिज्म का मतलब क्या है, यूरिको यानी कि यूरिक एसिड। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी में से, उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोसेस है यूरिकोटैलिज्म, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हो, है ना। तो वहाँ पे है कि यूरिकोटैलिज्म किन में होता है, मैमल्स बर्ड्स में होता है, फिश या फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में होता है, बर्ड्स रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में होता है, कि फ्रॉग और टॉड्स में होता है। सो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। ठीक है, कि यूरिकोटैलिज्म में यूरिक एसिड होता है ना, इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी कम होता है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए इनका जो वेस्ट होता है वो थोड़ा हार्ड सा होता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट की कमी की वजह से ये जो हार्ड एक्सक्रीटा मैटर बनाते हैं, ठीक है, वो यूरिक एसिड से बनता है, और वो होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में। ठीक है, क्योंकि ये वाटर को बचा के रखते हैं थोड़ा बहुत अपनी बॉडी के अंदर, तो वो वेस्ट के साथ ही ना निकल जाए, इसीलिए वो थोड़ा कंसनट्रेटेड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स में ऐसे होता है। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन कॉजेज, कि लैक्टिक एसिड ये कहाँ पे, लैक्टिक एसिड क्या है, देखो कब बनता है, हम पढ़ते हैं कि जब नॉर्मल रेस्पिरेशन वगैरह होती है तो जो ग्लूकोज होती है उसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से, है ना, यानी कि जो ग्लूकोज है जब वो ऑक्सीडाइज होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है ना, यही वगैरह प्रोड्यूस करती है ना वेस्ट के तौर पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनी, साथ में एनर्जी भी बनी, है ना। तो जब प्रॉपर जो वो ग्लूकोज वगैरह ब्रेक नहीं ना हो पाती ऑक्सीजन की कमी में, तो उस वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड मसल्स में प्रोड्यूस होने की वजह से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है मसल्स की वो होनी ज़रूरी है, तभी तो हम मूव कर सकते हैं। तो जब मसल्स की
कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने की वजह से, क्यों, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो स्पाज्म होता है बॉडी में, मसल्स में, मसल फटीग हो जाता है, कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स और टेटनी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें होते हैं मसल फटीग हो जाता है, ठीक है, मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाती, क्यों, मसल्स में तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, ग्लूकोज तो उसको मिली नहीं, एनर्जी उसको मिली नहीं, है ना, इस वजह से, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं अभी, ये जोलॉजी का भी हमारा 2021 का जो पेपर था ये हमने रिवाइज़ कर लिया है, ठीक है। बाकी हम साथ में टॉपिक्स के रिलेटेड भी वीडियोस बनाएंगे और बाकी के ये भी चलते रहेंगे साथ में, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एंड अगर आपने चैनल को लाइक अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस के बारे में पता रहे, क्योंकि ये जो मास्टर कैडर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आई थिंक आपके लिए वीडियोस अच्छी साबित होंगी। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।